हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़। आज आपके लिए उसी चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। मिठाई वाला जो हमने कहानी पढ़ी थी उसका भाग 3 पढ़ने वाले हैं, कक्षा 7 पार्ट 5। और आपने देखा था कि हमने पूरी कहानी को पढ़ लिया था कि किस तरह से मिठाई वाला अपना रूप बदल बदल कर आता है। रूप बदलने से मतलब है कभी वो बांसुरी वाला बनता है, तो कभी वो मिठाई वाला बनता है, तो कभी वो खिलौने वाला बन जाता है। और वह अपनी करुण कहानी किसको सुनाता है? पूछने पर रोहिणी और उसके परिवार को। तो आइए ऐसी अच्छी संवेदनशील कहानी लिखने वाले लेखक का परिचय हम पढ़ते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी का बाल उपयोगी साहित्य। बच्चों देखिए, बाल उपयोगी साहित्य का मतलब यह है जो बालकों के लिए उपयोगी है, बच्चों के लिए, बालकों के लिए जो उपयोगी है। ठीक है, तो साहित्य रचना की दृष्टि से विशेष अवदान माना जाता है। अवदान का अर्थ कह सकते हैं अपन सहयोग, अपना योगदान। इनका जन्म कानपुर में हुआ था और सन 1899 में हुआ था। इन्होंने उपन्यास, नाटक, कविता, कहानी लेखन के द्वारा अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। यानी देखिए, कई विधाओं पे जब लिख रहे हैं तो उससे पता चलता है कि जो लेखक हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनकी पहली कहानी यमुना 1922 ईस्वी में श्री शारदा नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी कहानियों में मध्यम वर्गीय मानसिक ऊहापोह को विशेष महत्व मिला है। बच्चों देखिए, मध्यम वर्गीय का अर्थ होता है मध्यम वर्ग की, ठीक है, मानसिक ऊहापोह का अर्थ है बच्चों कि जो उनके मन में चल रही विचारों की एक तरह से जो उधेड़ बुन है उसको कहा गया है। इसके साथ ही इनकी कुछ कहानियां जहां समाज की विकृत परंपराओं, विकृत का अर्थ होता है बच्चों बेकार, रूढ़ियों, कुरीतियों आदि से संबंधित है। वही इनकी कुछ कहानियों में विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी को भी, कि किस तरह से एक समाज और दूसरे समाज के बीच, यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच किस तरह से दूरी आ गई है। एक दूसरे के प्रति जो कटुता का भाव है, अविश्वास का भाव है, साथ में जो घृणा है एक दूसरे के प्रति आदि का भी सटीक चित्रण इनकी कहानियों में आपको बच्चों देखने को मिलेगा। इनकी कहानियों में कहीं प्रेमचंद के आदर्शों उन्मुख सामाजिक यथार्थ के दर्शन होते हैं, तो कहीं शरद चंद्र की भावुकता और मार्मिकता मिलती है। देखिए, ये खुद भी श्रेष्ठ कहानीकार है, लेकिन बच्चों इन पर दो कहानीकारों का प्रभाव पड़ा है। जी हाँ बच्चों, देखेंगे आप कि इनकी कहानियों में कहीं प्रेमचंद के आदर्श उन्मुख सामाजिक यथार्थ के दर्शन होते हैं। यानी कि जिस तरह की कहानियां मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, जिस आदर्श को लेकर, जिस सच्चाई को लेकर मुंशी प्रेमचंद आगे बढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार की कहानियां इन्होंने भी लिखी है। और उसके साथ साथ आप फिर बात करेंगे शरद चंद्र की, जो कि उपन्यासकार हैं, उनकी भावुकता और मार्मिकता भी आपको इनकी कहानियों में देखने को मिलेगी। कहानी लेखन से पूर्व श्री वाजपेयी कविता के क्षेत्र में पदार्पण कर चुके थे। यानी एक कहानी लेखन तो बाद में करने लगे थे बच्चों, उससे पहले वाजपेयी जी क्या कर रहे थे? कविता के क्षेत्र में कविताएं लिख रहे थे। इनके द्वारा रचित साहित्य निम्नवत है। आपके सामने कुछ दिख रहा है बच्चों, देखेंगे आप कि साहित्य वह रचना जो समाज के हित के लिए लिखी गई है, और ऐसा साहित्य इन्होंने भी लिखा है। तो हम देखेंगे, बात करेंगे कि इनके द्वारा रचित साहित्य क्या है। तो हम देख रहे हैं कविता संग्रह, यानी इनकी कविताओं का संग्रह है ओस की बूंदे, कहानी संग्रह है मधुपर, हिलोर, पुष्करिणी, दीपमालिका, उपहार, खाली बोतल, अंगारे, स्नेह आदि। उपन्यास का नाम है बच्चों त्यागमयी, पतवार, भूदान आदि। नाटक है छलना, राय, पिथौरा। तो ये था लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी का परिचय। बच्चों, हमने इस कहानी को पढ़ लिया है, तो हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। और आप भी क्या करेंगे? इन प्रश्नों को
मेरे साथ देखेंगे। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। आपने देखा बच्चों कि इस कहानी में जो महिला पात्र है कौन, रोहिणी। तो हम देखते हैं कि रोहिणी जो है तो रोहिणी जो महिला पात्र है वो क्या करती थी, ध्यान देती थी चीजों पर। तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। तो जो रोहिणी है वो मुरली वाले के स्वर को ध्यान से सुनती है और उसको ऐसा लगता है कि जो मुरली वाला जो कुछ भी गीत गाता है उसके गीत की जो टेक है वो किससे मिलती जुलती है, खिलौने वाले से, जो कई समय पूर्व यानी कुछ 8 मास पूर्व या 6 मास पूर्व आया था। जब वो खिलौने बेचता था तो वो भी इसी तरह से गीत गाता हुआ बच्चों को प्यार करता हुआ बच्चों को आकर्षित करता था। ठीक है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। बच्चों अभी हमने इस कहानी में ये पढ़ा कि रोहिणी की बात को सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, क्योंकि रोहिणी मिठाई वाले के जीवन के बारे में कुछ जानना चाहती थी और उसने रोहिणी को बताया कि उसने इस व्यवसाय को क्यों चुना है। उसने कहा कि मेरा भी एक अच्छा परिवार था, हमारे पास भी कोई धन की कमी नहीं थी, उसके 2 बच्चे थे, अच्छी समझदार पत्नी थी, लेकिन उसके जीवन में न जाने ऐसा कौन सा हादसा हुआ और वह अपनी स्त्री और अपने बच्चों को खो चुका था। अपने खोए हुए बच्चों का प्यार पाने के लिए ही, उस अभाव की पूर्ति करने के लिए ही बच्चों वो क्या कर रहा था, इस तरह के व्यवसाय को अपनाने के लिए कह सकते हैं मजबूर हुआ या प्रेरित हुआ। अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। देखो बच्चों आपने ये महसूस किया होगा कि दादी माँ के कहने पर, रोहिणी के कहने पर उन्होंने क्या किया, सस्ते दाम में मिठाई बच्चों को दे दी है। लेकिन उसके बाद जब चुन्नू मुन्नू आते हैं तो वो उनको एक कागज की पुड़िया में डालकर फिर मिठाई देता है और ये कहता है कि मैं इस बार पैसे नहीं लूंगा। इसके पीछे कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे ये कारण है कि मिठाई वाले का बच्चे के प्रति कैसा भाव है, वात्सल्य का भाव है। वे दूसरों के बच्चों को क्या समझता है, अपना ही बच्चा समझता है और चुन्नू मुन्नू से बहुत अच्छे लगते हैं। ममत्व के भाव के कारण, वात्सल्य के भाव के कारण उसने क्या किया, बच्चों से बोला कि मैं इस बार इस मिठाई के पैसे नहीं लूंगा, यानी वो फ्री में ये मिठाई देना चाहता था। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। मैंने आपको बताया था चिक टाट या बांस की लकड़ियों से बना बच्चों वो पर्दा जो दरवाजों के सामने लगाया जाता है, ठंडी हवा भी इससे आती है और ये पर्दे का काम भी करता है और ये बड़ी पतली पतली बांस की डंडियां होती है। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको इसको चित्र में भी दिखाया था। तो इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है कि क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? नहीं, वर्तमान समय में स्त्रियां चिक के पीछे से बात नहीं करती है, अर्थात वह घर के आंगन में आकर, ड्राइंग रूम में आकर पुरुषों से खुद भी बात कर लेती हैं। ये थोड़ा समय का अंतराल आ गया, ये उस जमाने की बात है। लेकिन और वर्तमान समय में आज गांव में आपको ऐसी स्थिति कहीं किसी परिवार में देखी जा सकती है, लेकिन शहरों में ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। यदि करती तो क्यों? अच्छा, ये भी पूछा गया है कि वो रोहिणी चिक के पीछे से क्यों बात करती है। तो ग्रामीण परिवेश में महिलाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, घर में इसलिए रहती है कि पर्दा प्रथा होती है, वे पुरुषों के सामने नहीं आती है। तो इस आधार पे भी उन्होंने क्या किया है, चिक के पीछे खड़े रहकर बात की है। आपकी राय में क्या यह सही है? हमारी राय में ये बात सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में हम ये देखते हैं शिक्षा का काफी प्रचार प्रसार हो गया है। हमें पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियों को छोड़ देना चाहिए और जब स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त हैं तो इस तरह की रूढ़िवादिता से हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि
स्त्री और पुरुष को दोनों को ही हर स्तर पर क्या मिले हैं, समान अधिकार मिले हैं, विचार विमर्श का अधिकार मिला है। तो अगर रोहिणी की जिज्ञासा थी, वह कुछ पूछना चाहती थी, तो वो सीधे भी आकर मिठाई वाले से पूछ सकती थी, इसमें कोई हर्ज नहीं था और ये हमारी नजर में कहीं भी कुछ इसमें गलत बात नहीं है। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला अलग अलग चीजें बच्चों की रुचि देखकर भी बेचता था और वह अलग अलग महीनों में क्यों आता था? वह अलग अलग महीनों में बच्चों के लिए अलग अलग चीजें लेकर आता था, क्योंकि वह उन बच्चों से अपने खोए हुए बच्चों का प्रेम प्राप्त करता था। तो वह कुछ समय बाद रुक कर वापस उन बच्चों से मिलने आ जाया करता था और बिल्कुल नई चीज लेकर आता था। जैसे कभी वो लेकर मिठाई लेकर आया, कभी वो खिलौने लेकर आया, तो कभी वो मुरलियां लेकर आया। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे? बच्चों, कितना आसान प्रश्न है ये। आप सभी जानते हैं कि ये मिठाई वाला जब भी गांव में, जब भी वहां आता था, तो वो गाते हुए अपनी चीजों को बेचता था और उसका गायन कैसा था? बड़ा ही मधुर था। उसमें क्या थी? मादकता थी और उसके संगीत को सुनकर हर कोई है ना उसकी तरफ क्या हो जाता था? आकर्षित हो जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके मधुर स्वर में या उसके संगीत में मधुरता थी, मादकता थी, एक आकर्षण पैदा कर देने की शक्ति थी। इस आधार पर वो क्या होता था? सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी अपनी ओर खींच लेता था। इसके साथ साथ वह उदार हृदय भी था। उसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि वह अपनी मिठाइयां, अपनी चीजें भी बड़े सस्ते दामों में बेचता था। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। बच्चों, ग्राहक होता है खरीदने वाला और विक्रेता होता है बेचने वाला। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? बच्चों, हमने देखा कि रोहिणी के कहने पर विजय बाबू ने क्या किया? किसको बुलाया? मिठाई वाले को, और उससे जब बातें की तो जब मुरली वाले ने बोला कि वैसे तो मैं 3 रुपए की बेचता हूं, लेकिन मैं आपको 2 रुपए में दूंगा, तो यहां पर हम देखते हैं मिठाई वाले के दृष्टिकोण से कि जो मिठाई वाला है एक क्या है बच्चों? विक्रेता है, जिसको कि अपना सामान बेचना है। ठीक है, और सामान बेचने वाला व्यक्ति क्या करेगा? अपनी बातों से, अपनी क्या कह सकते हैं, उदारता से या अपने गुणों से क्या करेगा? आकृष्ट करेगा। किसको? ग्राहकों को आकृष्ट करेगा। तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि मिठाई वाला अगर अपनी चीजों को सेल आउट करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो वो अपनी जगह सही है। और विजय बाबू अपनी जगह इसलिए सही है क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि एक तरह से क्या होता है कि ये जो भी सामान बेचने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी चीजों को बेचने के लिए पहले तो कई बार उसका ऊंचा दाम लगाते हैं, फिर ग्राहकों को पसंद क्या करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कि वो हमारा सामान खरीद ले, फिर उसका थोड़ा मूल्य भी घटाते हैं। तो ये बात भी अमूमन सच मानी गई है। तो इस आधार पर ये हम ये कहेंगे, यहाँ प्रश्न ये पूछा गया कि क्या क्या तर्क पेश किए, तो दोनों ही अपने आप में, दोनों के तर्क अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? जब खिलौने वाला आ जाता था तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर बच्चे अगर अपने घर में होते या होते थे कहाँ? उद्यान में, बगीचे में, तो वह अपना सारा काम छोड़ करके कहाँ चले आते थे? मिठाई वाले के पास। उनको अपने शरीर की सुध-बुध नहीं रहती थी। किसी ने एक जूता पहना और एक जूता पीछे छूट गया तो उसको उस बात की चिंता नहीं होती थी। कोई जैसी स्थिति में, जय मिट्टी में सने हैं, और वह कीचड़ से होते हुए भागता हुआ आता था। कई बार ये भी देखने में आया कि बच्चों को अपने पजामे का भी होश नहीं रहता था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मिठाई वाले का प्रवेश होता था तो सारे बच्चे क्या करते थे? दौड़कर उसके पास आ जाते थे अपनी मनपसंद चीजें लेने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। इस
कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और भी कहानियां, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। ये बच्चों ये कार्य आपको गृह कार्य में करना है स्वयं। हाँ, तो ये बच्चों ये आप क्या करेंगे, इसे आप गृह कार्य में करेंगे। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। यहाँ पूरी कहानी में आपको ये नहीं बताया गया है कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ, क्या कोई घटना हुई, क्या कोई दुर्घटना हुई, क्या कोई हादसा हुआ, या कोई ऐसी अचानक कोई रोग या शोक से वो लोग कैसे मरे, इसके विषय में कुछ नहीं बताया गया है। इसलिए ये प्रश्न बनाया गया है कि आपको क्या करना है कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, एक कल्पना करनी है, इमेजिनेशन करनी है। फिर आपको क्या करना है, उस आधार पर एक नई कहानी का निर्माण करना है। इससे बच्चों आपकी कल्पना शक्ति का विकास होगा, इसलिए ये कार्य आप गृह कार्य में करेंगे। अब आप देखेंगे कि आप अलग अलग बच्चे हैं तो आपके दिमाग में कई तरह के आइडियाज, कई तरह के उपाय और विचार आएंगे। तो हो सकता है कि आप में से सभी के विचार बिल्कुल अलग हो और हो सकता है कि कुछ बच्चों के विचार एकदम समान हो। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा, उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो निश्चित रूप से बच्चे आप भी जाते हो हाट में, मेले में, शादी में, कई तरह की चीजें आप देखते हो जो आपको आकर्षित करती है। अब आप ध्यान दीजिए कि इन चीजों को कौन तो बनाता होगा और उनके चेहरों के बारे में लिखिए। हो सकता है कि कोई वो व्यक्ति विशेष हो और उसके काम के लिए भी उसके लिए उसका एक अलग नाम दिया गया हो। तो ये कार्य आपको तीनों प्रश्न गृह कार्य में करने हैं। देखते हैं अनुमान और कल्पना में क्या दिया गया है। क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, कारण लिखिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वक्त के साथ फेरी वालों का जो स्वर है कम हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में जो बाजार है उसका एक तरह से क्या कहते हैं स्वरूप बदलता जा रहा है। फेरी वाले हमें कम दिखाई देते हैं और फेरी वाले अगर होते भी हैं तो वो इस तरह से मिठाई वाले की तरह गाते हुए या कुछ इस तरह से संगीत में प्रस्तुति के साथ अब नहीं आते हैं। और दूसरी बात, वर्तमान समय में आप देखेंगे कि लोगों का जो नजरिया है वह भी बदल गया है। चाहे फेरी वाले कितने भी घूमे, उन पर इतना विशेष कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। एक ये कारण भी है कि उनकी इस तरह की रुचि समाप्त होती चली जा रही है। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत करके जानने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखिए, आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी की आवाजों में कैसा बदलाव आया है, बड़ों से पूछकर बताइए। नेचुरल सी बात है बच्चों, हर माता पिता के जमाने का अपना एक अलग गांव, अलग शहर, अलग माहौल है। तो आप ये प्रश्न आप उनके परामर्श से करेंगे, उनसे पूछताछ करके करेंगे, उनसे वार्तालाप करके गृह कार्य में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भाषा की बात। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। इन वाक्यों को आजकल की भाषा में किस प्रकार बोला जाता है। देखिए, ये कहानीकार की अपनी प्रतिभा थी कि उन्होंने इन सेंटेंस को, इन वाक्यों को अपने हिसाब से अलग से बनाया है, लेकिन हम इसे कैसे लिख सकते देखेंगे। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, हम इसे लिख सकते हैं अब देखेंगे कि वे भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गए। अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम, लगता है कि वह पार्क में खेलने निकल गए। दूसरा देखेंगे,
क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। अब ये शब्द किसने बोला था, ये वाक्य बोला है दादी माँ ने। तो अपन इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, दादी ने कहा कि मुरली का क्या भाव है, प्रश्नवाचक चिन्ह। दादी चुन्नू मुन्ने के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। ये वाक्य है रोहिणी का, ये कहानीकार का वाक्य है। अब हम इसको कैसे बदल के लिख सकते हैं, कह सकते हैं रोहिणी ने दादी से कहा कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, इसे कमरे में ठहराइए। कुल मिलाके हमने क्या किया है, इसके स्वरूप को वर्तमान भाषा के अनुसार बदल दिया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया, सेंटेंस देखेंगे, मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है, देखिए वाला। अब बताइए कि क्या पूछा है, क में वाला से पहले आने वाले शब्द यानी कि ये मिठाई संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में से क्या है। तो हम देखेंगे कि मिठाई शब्द क्या है बच्चों, संज्ञा शब्द है, तो इसका उत्तर होना चाहिए संज्ञा। नेक्स्ट देखेंगे, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है। वाला के आगे मिठाई जो शब्द लगाया है, संज्ञा शब्द लगाया है, ठीक है, बोलने वाली गुड़िया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये किसके लिए आया है। तो हम देखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम क्या है, या तो किसी वस्तु के लिए या किसी व्यक्ति के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में 1 ठो लइका, 4 ठे आलू, 3 ठे बटुली। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इन भाषाओं के शब्दों का क्या अर्थ है, आप इसकी खोज कीजिए और यह कार्य आप गृह कार्य में करेंगे। देखेंगे दूसरा प्रश्न, ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस भाषा और बोली में ऐसा होता है और उस पर आपको सामूहिक बातचीत करनी है। इसी के साथ बच्चों आपका यह पाठ कंप्लीट होता है और हम फिर एक नए पाठ के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।